जादुई आम में बच्चा। संगमपुर गांव में बसंता और स्वर्णा नाम का एक दंपति रहता था। गांव के अंतिम छोर में बसा उनका छोटा सा घर, जिसपे खपरैल की छत चढ़ी हुई थी और घर का ढांचा भी काफी पुराना था। चूल्हे पर खाना बना रही स्वर्णा काफी उदास थी। ये लीजिए खाना। स्वर्णा, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारा मुरझाया चेहरा देखना पसंद नहीं। ये उदासी की जकड़न शायद मुझे ले डुबोएगी। जाने ईश्वर ने मेरी कोख सूनी करके किस जन्म का बदला निकाला है। स्वर्णा, शायद माँ पिता का सुख भोगना हमारे भाग्य में है ही नहीं। ऐसा कहकर बसंता बागान की ओर निकल पड़ता है। तभी गांव का मुखिया प्रजापत वहां से गुजरते हुए कहता है, राम 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 राम, सवेरे सवेरे किस बांझ पखेरू का चेहरा देख लिया। क्यों नहीं बसंता, मुंह दिखाते तुझे लाज नहीं आती? अरे जिसकी बीवी एक बच्चा न जन सके, उसका पति काहे का मर्द। लानत है तेरी मर्दानगी पर। अकड़ू मुखिया बसंता को बांझ का ताना जड़कर चल पड़ता। बसंता की आंखों से आंसू डबडबा जाते। जाने मुझे कितनों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनना पड़ेगा। इधर स्वर्णा बर्तन लेकर कुएं पर पानी भरने आती है। आ गई बांझ मुंह उठाए। अरे वो औरत भला किस काम की जो एक बच्चा ना जन सके? जरा भी शर्म है तो डूबकर मर जा इस कुएं में। अरे 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 भौरी, क्यों इस बांझन के चलते कुएं का पानी सुखाना चाह रही है? नियति ने मुझ अभागन से माँ बनने का सुख छीन लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? रोती बिलखती स्वर्णा घर लौटकर फूट फूट कर रोती है। समय गुजरता चला जाता है। बसंता प्रतिभोर आम के बागानों से आम तोड़कर उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण किया करता था। एक सवेर जब बसंता आम के बागान पहुंचता है तो वह बेहद खुश होता है। अरे वाह, एक ही रात में मेरे चारों आमों के पेड़ बहुत आमों से लद चुके हैं। आज तो जमकर कमाई करूंगा। वह सभी आमों को फुर्ती से चुनने लगता है। तभी अचानक से बागान के बीचों बीच एक विशाल चमचमाता आम धम से आ गिरता है, जिसे देख बसंता की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कैसा आम है जिसका आकार एक इंसान जितना बड़ा है? कहीं ये मेरी आंखों का सपना तो नहीं? आम की चमक अपने आप में अनोखी थी, जो पूरे बागान को अपनी रोशनी में समेट रही थी। बसंता झटपट उस आम को घर ले आता है। अरे क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर लौट आए। बागान नहीं गए थे क्या? अरे स्वर्णा, आज मैं आम बेचने नहीं गया था, वो सब छोड़ो। मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ जिसे तुम भी देखती रह जाओगी। अरे ये आम है कि आम का गोदाम? इतना बड़ा आम मैंने जीवन में पहली दफा देखा है। इस विशाल आम की चमक इतनी है तो इसकी मिठास कितनी ज्यादा होगी। चलो इसको काट कर चखते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उस विशाल आम के भीतर से किसी बच्चे के रोने की किलकारियां गूंज उठती हैं। बाहर निकालो मुझे, मैं इस आम में कैद हूँ, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक आम के भीतर से बच्चे की किलकारी कैसे सुनाई दे रही है? कहीं ये जादुई आम तो नहीं? चलो इसे काट कर देखते हैं। हाँ, मगर हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि अगर सचमुच इस विशाल आम के भीतर कोई बच्चा हो तो उसे चोट न पहुंचे। दोनों मिलकर विशाल आम को बीचों बीच से दो टुकड़े करते हैं, जिसके साथ एक तेज चमक पूरे घर में समा जाती है और आम के बीचों बीच से तकरीबन 2 वर्ष का एक बच्चा बाहर निकलता है। मेरी जान बचाने की खातिर तुम्हारा शुक्रिया। मगर तुम इस आम के अंदर आए कैसे? मैं एक जादूगरनी का बच्चा हूँ, मगर जब इस बात की खबर गांव वालों को हुई तो उन्होंने मिलकर मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने अधमरा कर दिया। माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर मुझे अपने जादू से इस आम में कैद कर दिया, मगर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम रो मत, आज से हम तुम्हारे माता पिता और तुम हमारी औलाद ठहरोगे। ये सुनकर जादुई बच्चा खिलखिलाते हुए जैसे ही कदम बढ़ाना शुरू करता है, उसके पैरों के छाप से सोने के सिक्के में बदलने लगते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? इस बच्चे के पड़ने वाले कदम सोने के सिक्के में कैसे बदल रहे हैं? स्वर्णा, लगता है इस बच्चे में इसकी जादूगरनी माँ की शक्तियाँ शामिल हैं, जिससे इसके कदमों की छाप सोने में ढली जा रही है। जादुई बच्चे के कदमों से पूरे घर में सोने के सिक्के की भरमार लग जाती है। माँ, पिताजी, इन सिक्कों को बेचकर तुम अपनी आर्थिक दशा को सुधार लो। मेरे रहते तुम्हें फिर कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। बसंता उन सभी सोने के सिक्कों को बटोरकर उन्हें सुनार के हाथों बेचकर मोल लेकर आता है। देखो स्वर्णा, कल तक हम सिक्कों से अपना गुजारा करते थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हमारे ऊपर लगा निसंतान का कलंक भी मिटा और हमें एक जादुई बच्चा भी मिला। सच कहा है किसी ने, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है।
बसंता एक बड़े और सुंदर घर की नींव रखता है जहाँ तीनों खुशहाल जीवन को शुरू करते हैं। एक रोज उनकी चौखट पर एक भिखारिन अपने दुधमुहे बच्चे के संग दस्तक देती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको भोजन दे भगवान। अरे कोई है इस महल में रहने वाला राजा जो इस रंक भिखारिन की मदद कर सके। आवाज सुनकर दोनों अपने जादुई बच्चे को लिए बाहर आते हैं। साहब कई दिनों से भूखी हूँ, इस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ रूखा सूखा खाने को दे दो। मेरा दुधमुहा बच्चा दूध की खातिर बिलक बिलक कर रो रहा है। स्वर्णा, अपने जादुई बच्चे से मिले सारे सोने के सिक्के की कीमत तो हमने इस घर में लगा दी। मुन्ना, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। स्वर्णा जादुई बच्चे को पुचकारते हुए जमीन पर छोड़ती है। जैसे ही जादुई बच्चा इधर उधर दौड़ता है, जमीन की मिट्टी सोने के सिक्के बन जाती है। अरे ये कैसा मायावी बच्चा है जिसके चरण कमल सोने के खरे सिक्के बन रहे हैं। ये लो, इन सिक्कों से तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और इनसे तुम अपने बच्चे का भविष्य भी उज्जवल बना सकोगी। ईश्वर तुम्हारे बच्चे को लंबी उम्र बख्शे। वक्त के साथ जादुई बच्चे को सच्चाई पूरे गांव के सामने खुल जाती है। तो तुम्हारे रंक से राजा बनने तक का सफर इस जादुई बच्चे के कारण तय हुआ है। लालची प्रजापति जादुई बच्चे को पकड़ने दौड़ता है। तभी जादुई बच्चा हवा में उड़ने लगता है। मैं तेरे बुरे मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। अरे ये बच्चा है कि आफत, सांस उखाड़ दी ससुरे ने। प्रजापति, भलाई इसी में है कि अपना रास्ता नापो। ये जादुई बच्चा गरीबों का मसीहा है, तुम जैसे लोभियों का नहीं। माँ, पिताजी, ये सोना आप इन जरूरतमंद गांव वालों को दे दीजिए। सभी आगे आकर जादुई बच्चे से सोने के सिक्के पाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें माफ कर दो स्वर्णा, हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने हमारे संग भलाई की। धन्य माँ हो तुम, जिसके जादुई बच्चे के चलते हम सभी का भाग्य बदलने जा रहा है। जादुई बच्चे से गांव की दशा एकदम सुनहरी हो जाती है। एक बार स्वर्णा और बसंता जादुई बच्चे को लेकर घूमने जाते हैं। तभी उनकी नजर एक अनाथ आश्रम पर पड़ती है। रुको। क्या हुआ मुन्ना? पिताजी, अगर आप दोनों का साया मेरे सर पर ना होता तो आज शायद मैं भी इस अनाथ आश्रम में होता। मैं अपने जादुई शक्ति से इनकी मदद करना चाहता हूँ। जादुई बच्चा चलते हुए जैसे जैसे अनाथ आश्रम की ओर बढ़ता है, उसके कदम के छाप खरा सोना बन जाते हैं, जिन्हें उठाकर दोनों आश्रम के मुखिया को थमाते हैं। ये सोना आप चंदा समझ कर रख लीजिए। शुक्रिया अनाथ आश्रम के लिए, आपके इस भारी योगदान के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ दरअसल हमारे जादुई बच्चे ने किया है। क्या सचमुच? जादुई बच्चा अपनी माँ की गोदी से ओझल होकर शारदा की गोदी में सवार होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। अगर मेरे जादुई होने से किसी का हित होता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। इस तरह जादुई बच्चे के माता पिता होने से बसंता और स्वर्णा गर्वित महसूस करते हैं और आगे भी जरूरतमंद की मदद किया करते हैं। अंग्रेजन बीवी का गवार पति। धीमागढ़ गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। कहने को तो बहुत सुंदर था, लेकिन उस गांव के सभी लोग गवार थे। उस गांव में किसी को भी किसी चीज की ज्यादा समझ नहीं थी। उसी गांव में रोहन अपने माता रानी और पिता मोहन के साथ रहता था। रोहन गांव के मुताबिक काफी समझदार और दिल का बहुत ही साफ इंसान था, लेकिन गांव में उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो शक्ल से काला था। और ऐसे ही एक दिन जब रोहन काम की तलाश में एक अच्छी सी कंपनी में जाता है, तब वहाँ उसे कुछ लोग देख आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे ये तो कोई मामूली कोयला नहीं बल्कि कोयला की खदान है। बेचारा रोहन उसकी बातें सुनकर अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और बिना इंटरव्यू दिए वहां से चला जाता है और अपने घर में जाकर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख रोहन की माँ रानी उससे बोलती है, अरे बिटवा, क्या हो गया? आखिर तुम रो काहे रहे हो? रोहन रानी को सारी बात बता देता है और रोहन की ये बात सुनकर रानी को थोड़ा दुख होता है और उदास हो जाती है। अपनी माँ को उदास देख रोहन बोलता है, अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बिना मतलब के उदास हो गई। रानी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहन से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका रंग काला था। और ऐसे ही एक दिन रोहन के गांव में कुछ अंग्रेज लोग
उसे गांव में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उस गांव में कोई भी टूरिस्ट गाइडर नहीं था। ये सब देख जैकलिन अपने दोस्तों से बोलती है, यहाँ पर तो कोई भी टूरिस्ट गाइड नहीं है, हम इस गांव में कैसे घूमेंगे? Yes, Jacqueline, here's no tourist guider. वहां पे अंग्रेजों को देख रोहन उनके पास आता है और उनसे पूछता है, Hey guys, you have come here to visit. I will take you around. हम लोगों को हिंदी में आता है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आता तो तुम हमसे हिंदी में बात कर सकता है। Okay. थोड़ी देर बाद रोहन अंग्रेजों को अपना गांव घुमाने लगता है। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और रोहन अंग्रेजों के साथ पूरा समय बिताने लगा। उन्हें अपने गांव के साथ साथ और भी जगह घुमाने लगा। रोहन और जैकलिन की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। रोहन अब जैकलिन को पसंद करने लगा था और जैकलिन जब भी हंसती या उससे बातें करती तो रोहन बस उसकी तरफ देखता रहता और मुस्कुराता रहता। एक दिन वो सोचता है, जैकलिन इतनी अच्छी है, क्यों ना मैं जैकलिन को प्रपोज कर दूं? लेकिन वो तो फॉरेन से है। रोहन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी जैकलिन रोहन के पास आती है और उससे बोलती है, हे रोहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ जैकलिन बताओ, क्या बात बतानी है? वो रोहन, मैं अपने अमेरिका वापस जा रही हूँ और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। I hope we'll meet soon again. And तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करी है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बात सुनकर के जैकलिन अब अपने देश जा रही है, रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जैकलिन से कुछ भी नहीं बोल पाता और जैकलिन उसके हाथों में कुछ पैसे पकड़ाकर कहती है, रोहन, ये कुछ डॉलर्स रख लो, तुम्हारे काम आएंगे और तुम अपना एक टूरिस्ट स्पॉट खोलो जिससे कि लोग बाहर से आकर तुम्हारे टूरिस्ट स्पॉट पर रुक सके। इससे तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल जाएगा। रोहन बोलने ही जा रहा था अपने दिल की बात, इतने में जैकलिन उसको एक बार गले लगाती है और वहां से चली जाती है। रोहन बेचारा उसके जाने के बाद बहुत ही रोने लगता है और ऐसे ही अब 6 महीने बीत जाते हैं और रोहन ने जैकलिन की बात मानकर एक टूरिस्ट स्पॉट खोल लिया। वहां पर अब आए दिन फॉरेनर्स आया करते और रोहन के टूरिस्ट स्पॉट पर रुक जाते। रोहन फॉरेनर्स को अच्छे से गाइड करता और इस तरह रोहन की अच्छे से कमाई होने लगी। लेकिन रोहन आज भी जैकलिन को याद करता था। वहीं दूसरी तरफ जैकलिन भी रोहन की यादों में रहने लगी। जैकलिन रोहन के बिना रह नहीं पा रही थी और ऐसे ही एक दिन रोहन के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन? हेलो रोहन, मैं जैकलिन बोल रही हूँ। जैकलिन की आवाज सुनकर रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था और एक बार फिर जैकलिन उससे बोलती है, हमारा इंडिया आने का प्लान है और तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि इस बार मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे डैडी आएंगे। हाँ हाँ जैकलिन, तुम जब भी आओगे मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा, क्योंकि तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। तुम मेरी लाइफ में सबसे अच्छी दोस्त बनी हो और मेरी लकी चार्म भी हो। दोनों ने आपस में बातें करके फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और इस तरह रोहन अब खुश रहने लगा। ये देख उसके पिता मोहन रानी से बोलते हैं, अरे भगवान, देखो तो हमारा बेटा कितना खुश है। इसे कहीं कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई, क्योंकि जब लड़का इस तरह खुश रहने लगे और उसके फोन पर ज्यादा कॉल आए तो उसकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई लड़की होती है। इतना बोलकर मोहन और रानी हंसते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह जैकलिन अपनी डैडी के साथ इंडिया के एयरपोर्ट पर आ जाती है। जैकलिन रोहन को फोन करके एयरपोर्ट पर बुलाती है। रोहन, वी रीच द एयरपोर्ट, जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जैकलिन और जैकलिन के डैडी एयरपोर्ट पर रोहन का इंतजार करने लगे कि तभी वहां एक वैन आती है और जैकलिन से उस वैन में बैठा हुआ ड्राइवर बोलता है, आप जैकलिन हो? आपके लिए रोहन ने वैन भेजी है, आप इस वैन में बैठ जाइए, मैं आपको रोहन सर के टूरिस्ट स्पॉट पर ले जाऊंगा। ये सुनकर जैकलिन उस वैन में बैठ जाती है। ड्राइवर जैकलिन को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन एयरपोर्ट पर पहुंचकर जैकलिन का इंतजार कर रहा होता है। एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसको जैकलिन कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये देख रोहन को थोड़ा शक होता है कि तभी उसे वहां एक
कड़ा गिरा हुआ दिखाई देता है। वो कड़ा देख करके रोहन खुद से बोलता है, ये कड़ा तो जैकलिन का है। ये कड़ा जैकलिन को मैंने गिफ्ट किया था। इसका मतलब ये है कि जैकलिन यहाँ पर आई थी, लेकिन वो जा कहाँ सकती है? रोहन थोड़ा परेशान हो जाता है और वो अपने फोन से जैकलिन का फोन ट्रैक करने लगता है। फोन ट्रैक करते हुए वो एक खंडहर के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक खंडहर के पास जैकलिन के डैडी को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है और वो गुंडे जैकलिन को छेड़ रहे हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और जैकलिन को गुंडों से छुड़वा देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उन गुंडों को पकड़ लेती है। ये सब देख जैकलिन के डैडी बहुत ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद जैकलिन अपने पिता से बोलती है, पापा, मैं इन्हें पसंद करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ, और ये बात मैं रोहन से भी बोलना चाहती थी, इसीलिए मैं आपको इंडिया लेकर आई थी। जिसके बाद जैकलिन के पिता रोहन के घर जाते हैं और उसके माता पिता से बात करके उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद रोहन काफी खुश रहने लगता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और इस तरह रोहन और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान काला हो या गोरा, उसको बस अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, फल अपने आप उसे मिल ही जाता है। प्रतापगढ़ नामक एक गांव में बहुत सुंदर सा महल था। दिन के समय तो वो महल बेहद ही खूबसूरत दिखता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो महल एक भूतिया महल में बदल जाता था। ऐसे ही एक रात की बात है, जब उस महल के सामने दो लोग गुजर रहे थे, तभी मोहन रमेश से बोलता है, ये हवेली कई समय से बंद पड़ी है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ खजाना होगा। चल कर देखते हैं। हाँ, चल कर देखते हैं। दोनों ही जैसे महल के अंदर घुसते हैं तो वो महल में दो सुंदर सी लड़की को देखते हैं, जो सोई हुई होती हैं, जिनके बाल सोने और चांदी के थे। जिसे देखकर मोहन बोलता है, ये कैसी बला है, इन लड़कियों के बाल सोने और चांदी के हैं। चल चोरी छिपे इनके बाल काट लेते हैं, जिसे बेचकर हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ, तो सही कह रहा है। इतना बोलकर वो दोनों उसके बाल काटने लगते हैं। तभी उन दोनों की आंख खुल जाती है और वो सुंदर लड़की से एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए उससे बोलते हैं, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो, हाँ जाने दो हमें यहाँ से। माफ कर दो हमें, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। तुमने लालच करके बहुत बड़ी गलती की है और गलती की सजा सिर्फ मौत होती है, और वो सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना बोलकर दोनों चुड़ैल उन दोनों को मारकर खा जाती हैं। ऐसे ही हर रात चुड़ैल लालची लोगों को मारकर खा जाया करती थी। जो भी उसके महल में लालच के इरादे से जाया करते थे, गांव में धीरे धीरे लोग गायब होने लगे और इस वजह से गांव के लोग डरने लगते हैं। तभी एक दिन गांव का बूढ़ा आदमी बोलता है, शायद गांव में गायब हो रहे लोगों के पीछे इस महल का हाथ है, क्योंकि आज तक जो भी इस महल में गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया, और पता नहीं क्यों लोग इन सुनहरे बालों वाली के जाल में फंसते जा रहे हैं। जब बूढ़ा आदमी ये सब बोल रहा होता है, तभी वहां पर गांव का मुखिया आ जाता है और बोलता है, आज के बाद से कोई भी इंसान ना ही इस महल में जाएगा और ना ही उसकी तरफ देखेगा। जब गांव के लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं तो वहीं खड़ा विकास और आवेश उनकी बातें सुन रहे थे, जो कि शहर से गांव में घूमने आए थे। और गांव वालों की बातों को सुनकर विकास अपने दोस्त आवेश से बोलता है, यार आवेश, ये जो गांव वाले बोल रहे हैं, क्या तुझे भी वो सब सुनकर सच लग रहा है? क्या सच में आज के टाइम में भी सोने और चांदी के बाल वाली लड़कियां होती हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब से मैंने ये बात सुनी है, मुझे उन्हें देखने की बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है। कैसे भी करके मैं उन्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ। देखना तो मैं भी चाहता हूँ, पर हम उसे देखें कैसे? लेकिन तूने सुना नहीं कि जो भी उस महल में जाता वो वापस नहीं आता? अब तू ही बता, हमें क्या करना चाहिए? यार, मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम रात के समय उस महल में चुपके से जाएं और उन दोनों बहनों को देख लें, और सुबह होने से पहले वापस भी आ जाएंगे, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। हाँ यार,
कह तो बिल्कुल सही रहा है, चल आज रात ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब रात हो जाती है तो दोनों दोस्त उस महल में चुपके से जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों महल के अंदर कदम रखते हैं, वो सुंदर महल एक भूतिया महल में बदल जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले होते हैं, जिसे देखकर विकास बोलता है, अरे ये महल तो बाहर से बहुत सुंदर नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर आए ये खंडहर कैसे बदल गया, इसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। विकास ने इतना बोला ही था कि तभी वहां पर दो चुड़ैल आ जाती हैं और हंसते हुए बोलती हैं, तुम्हें भी सोने और चांदी के लालच ने खींचकर यहाँ ले आया। चलो अच्छा ही है, इंसान हर बार लालच में आकर गलती कर बैठते हैं और हमारा शिकार बन जाते हैं। दीदी, ये इंसानी फितरत होती ही कुछ ऐसी है कि बार बार अपने लालच के चक्कर में अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। और हमारे लिए तो अच्छा ही है, अब हम इन्हें मारकर अपनी भूख मिटाएंगे। चुड़ैल को अपने सामने देखकर और उनकी बातें सुनकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए विकास उनसे बोलता है, नहीं रुको, हमें मत मारो, जैसे तुम समझ रही हो हम वो नहीं है। हम यहाँ ना तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आए हैं और ना ही चोरी करने, हम तो बस यहाँ तुम्हारे सुनहरे सोने और चमचमाते चांदी के बाल देखने आए थे। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो हम वो भी नहीं देखेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो, हम यहाँ बस तुम्हें देखने के लिए आए थे, क्योंकि गांव वालों की बातें सुनकर हमें तुम्हें देखने की उत्सुकता हो रही थी। विकास और आवेश की बात सुनकर पहली चुड़ैल उससे कहती है, हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर ले? अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो बेशक तुम हमें मार दो, लेकिन हम सच कह रहे हैं। आवेश के इतना कहते ही दोनों चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती हैं और ईशा कहती है, आज तक हमारे इस महल में लोग सिर्फ सोने चांदी को लूटने के लिए आया करते थे, लेकिन आज पहली बार इस महल में कोई नेक और ईमानदार इंसान आया, और वो तुम दोनों हो। और तुम्हारी इसी ईमानदारी से हम श्राप मुक्त हो गए। इसके लिए तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। कैसा श्राप? ये तुम क्या बोल रही हो और हमने तुम्हारी कैसे मदद की, क्या तुम हमें बता सकते हो? विकास के पूछे जाने पर ईशा की बड़ी बहन ऐश्वर्या उससे कहती है, हम दोनों बहनें हैं और इस महल की राजकुमारियां हैं। और ये बात कई साल पहले की है। एक दिन वो दोनों बहनें बालकनी में खड़ी होकर बाहर के नजारे देख रही थी। तभी उनकी नजर एक लंगड़े तपस्वी बाबा पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो दोनों बोलती हैं, जरा उस लंगड़ी तपस्वी बाबा को तो देखो, कैसे वो चल रहे हैं। उनकी चाल किसी पल खाती हुई नागिन की तरह लग रही है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी गाने की ताल पर थिरक रहे हों। इतना बोलकर वो दोनों बहुत हंसने लगती हैं। तभी तपस्वी बाबा उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं, तुम्हें अपने सौंदर्य और अपने सोने और चांदी के बालों के ऊपर बहुत घमंड है, जिसकी वजह से तुम दोनों मेरा मजाक बना रही हो। लेकिन मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम्हारा ये सुंदर रूप एक चुड़ैल में बदल जाए और तुम दोनों एक भयंकर चुड़ैल बन जाओ। तपस्वी बाबा के इतना बोलते ही दोनों चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं और अपने इस रूप को देख दोनों बहुत रोती हैं और बाबा से माफी मांगने लगती हैं। उन्हें रोता देख बाबा को उन पर तरस आ जाता है और वो बोलते हैं, तुम्हारा ये श्राप उस दिन टूट जाएगा जिस दिन तुम्हें कोई नेक और ईमानदार इंसान मिलेगा, और जब तुम उसे अपना सच बताओगी उस दिन से तुम हमेशा के लिए अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। और आज हम तुम्हें अपना सच बताकर इस श्राप से मुक्त हो गए हैं। अब हम हमेशा के लिए अपने इस रूप में रहेंगे। जिसके बाद वो दोनों बहनें विकास और आवेश को खुशी से तोहफे में सोने और चांदी देती हैं और उन्हें वहां से भेज देती हैं। प्रेग्नेंट सास। सिद्धार्थ जानकी और आनंद का इकलौता बेटा था। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद सिद्धार्थ कहता है, माँ मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ। बेटा, इसमें इतना हिचकने की क्या बात है? तुझे जितनी पढ़ाई करनी है तू कर। आनंद और जानकी खुशी खुशी सिद्धार्थ को पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। कॉलेज में सिद्धार्थ की मुलाकात आंचल नाम की खूबसूरत लड़की से होती है। जब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है, फिर आंचल कहती है,
सिद्धार्थ, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खुलकर हंसना और जीना चाहती हूँ। लेट्स गेट मैरिड। शादी के लिए मुझे अपने मम्मी डैडी की इजाजत लेनी होगी। अगले दिन सिद्धार्थ वापस गांव आ जाता है और जानकी कहती है, पूरे 6 महीने 2 दिन 20 घंटे 47 मिनट बाद तेरा चेहरा देखा है बेटा। क्या बात है, मेरी प्यारी माँ, इस उम्र में भी आपकी याददाश्त तो बड़ी तेज है। मैं तेरी माँ हूँ सिद्धार्थ, अब तू आ ही गया है तो इस बार तेरी शादी करा देते हैं। बेटे के कंधे जब बाप के बराबर हो जाते हैं तो समझ लो बेटा शादी के लायक हो गया है। माँ, पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। ये सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगते हैं। सिद्धार्थ की धड़कन तेज हो जाती है और वो कहता है, आप दोनों का मेरे जीवन पर सबसे पहला हक है। मैं आप दोनों को चोट पहुंचाकर आंचल को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। फिर दोनों मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बेटा, हम तो तुझे छेड़ रहे थे। तेरी पसंद ही हमारी पसंद है बेटा। पूरी रीति रिवाज के साथ सिद्धार्थ और आंचल की शादी हो जाती है और जानकी कहती है, बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को अंदर गिराकर गृह प्रवेश करो। उनकी जिंदगी हंसी खुशी से बीतने लगी। जानकी कहती है, एक बहू के आ जाने से हमारे घर में 4 चांद लग गए हैं। सो तो है भगवान, परिवार जो पूरा हो गया। एक रोज आंचल हॉल की दीवार में टंगे फोटो को निहार रही थी, तभी जानकी आकर कहती है, इतने गौर से क्या देख रही हो बहू? माँ जी, मैंने सुना है कि बच्चे माँ बाप पर ही जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ की शक्ल ना आपसे मिलती है ना बाबूजी से। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ हमारी औलाद नहीं है। क्या? जानकी और आनंद की शादी को 12 बरस बीतने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। वो हर दिन अस्पताल के चक्कर काटते थे, फिर भी उनके हाथ निराशा ही लगती थी। जानकी, शायद हमारे भाग्य में बच्चा होना लिखा ही नहीं है। आप भी खुद को कोस रहे होंगे ना कि कैसी बांझ पल्ली पड़ गई। वे दोनों जब अस्पताल से निकलते हैं तभी सड़क पर जोर शोर से रोने की आवाज आती है। ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों की नजर कूड़े के ढेर में लिपटे बच्चे पर पड़ती है और वो उसको उठाकर आनंद कहता है, अरे, किस जालिम कसाई ने इस मासूम को कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। शायद भगवान ने इसीलिए हमें आज तक भी औलाद रखा ताकि हम किसी और के बच्चे को पालें। वो दोनों उस नन्हे दूध मुहे बच्चे को अपने घर ले आते हैं और जानकी कहती है, आज से तेरा नाम सिद्धार्थ होगा। मैं तुझे अपनी कलेजी से लगाकर माँ का प्यार दुलार दूंगी। अरे, सिद्धार्थ के आ जाने से हमारी बेरंग जिंदगी में खुशियों का रंग भर गया। भले ही सिद्धार्थ को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे अपने प्यार से सींचा है। माँ जी, जन्म देने वाली जननी से पालने वाली माँ का दर्जा हमेशा ही बड़ा होता है। एक सुबह जानकी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती देखकर आंचल कहती है, सासू माँ, आप ठीक तो हैं? पता नहीं बहू, कुछ दिनों से जी कच्चा सा हो रहा है। इतना कहते हुए जानकी बेहोश हो जाती है। सभी घबराकर डॉक्टर को बुलाते हैं, जहां आंचल कहती है, डॉक्टर साहब, सासू माँ ठीक तो है? घबराने की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है, आपकी सास माँ बनने वाली है। क्या? क्या? आर यू श्योर डॉक्टर कि मेरी सास प्रेग्नेंट है? जी हाँ, ये 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। मुझे डॉक्टर से अकेले में बात करनी है। सभी के बाहर जाते ही जानकी कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखिए, इस बुजुर्ग उम्र में आपको कंसीव तो आसानी से हो गया है, लेकिन अगर आपने इस बच्चे को गिराने का रिस्क लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। खिड़की पर खड़ी आंचल सब कुछ सुनकर अंदर आकर कहती है, सासू माँ का कोई अबॉर्शन नहीं होगा, ये बच्चा इस दुनिया में आएगा। बहू, क्या तू पागल हो गई है? इस उम्र में अगर मैं बच्चा पैदा करूंगी तो दुनिया जमाना क्या कहेगा? माँ जी, दुनिया आज बोलेगी, कल चुप हो जाएगी। इस नन्ही सी जान का क्या कसूर कि दुनिया वालों की घटिया सोच के कारण हम इसे बलि चढ़ा दी। जैसे ये खबर गांव में फैलती है तो गांव की औरतें घर में घुसकर कहती हैं, राम 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 राम। कारी जानकी, तो की जरा भी शर्मदाज नहीं आवत है? दादी बना के उम्र में अम्मा बने हैं। अरे, 55 की उम्र में कौन महिला बच्चा जनती है? अभी मौका है। मैं तो कहती हूँ
बहा दी इस बात को। सभी के ताने सुनकर जानकी की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। तभी आंचल कहती है, मुझे तो लगा था कि आप मेरी सास को बधाई देने आई होंगी, लेकिन आप दोनों तो उन्हें ताने कसने के लिए आई थी। अरे जब एक औरत के लिए दादी नानी मौसी बनने की कोई उम्र की सीमा नहीं होती, तो फिर माँ बनने की उम्र की सीमा क्यों बंदी है? अरे जिस उम्र में सास को बहू का बच्चा खिलाना चाहिए, उस बुढ़ापे में सास जब अपना बच्चा पैदा करेगी तो उसकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी? जमाना थूकेगा इस पर। बस कीजिए और अपनी घटिया सोच को लेकर निकल जाइए मेरे घर से। वक्त गुजरने के साथ आंचल की सास का 8वां महीना चढ़ जाता है। आंचल उसका खूब ख्याल रखती है। एक दिन गांव का सरपंच दरवाजा पीट कर कहता है, आनंद बाहर निकल। अरे कहाँ मर गए सबके सब? क्या बात है सरपंच जी, आप अचानक यहाँ? क्यों रे, 60 बरस की उम्र में तेरा प्यार परवान चढ़ रहा है? दादा परदादा बनने की उम्र में तुझे शर्म नहीं आ रही जो बाप बनने जा रहा है? सरपंच जी, जब इस उम्र में इसे मुंह काला करते शर्म नहीं आई तो मर्द जात को क्या ही दोष दिया जाए। ये सब सुनकर आंचल कहती है, वाह, क्या दोगला किस्म का समाज और उसूल है आपका। जब गांव का जड़ ही सड़ा हुआ है तो पेड़ क्या ही फल देगा। लड़की जबान संभाल कर बात कर। अगर आज मेरी सास की जगह मैं प्रेग्नेंट होती तो आप सभी खुशियां मनाते, मुझको बधाई देते, गोद भराई करते। पर लेकिन वही अगर गलती से मेरी सास प्रेग्नेंट है तो वो अपशगुन, पाप और न जाने क्या क्या हो गया। न जाने कब मिटेगी ऐसी दकियानोसी सोच। ये सब कुछ सुनकर सभी का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और वो कहते हैं, जानकी, आनंद, मुझे माफ कर देना। औलाद की खुशी तो भगवान की देन है। एक पल के लिए हम ये भूल बैठे थे। हम तुम्हारी सहेलियां होने का दावा करती थी, पर हमने तुम्हें ताने की सिवा कुछ न दिया। अब हम सभी मिलकर तुम्हारी गोद भराई करेंगे और ये झुमरी झूम कर नाचेगी। आंचल का एक कदम गांव वालों की सोच को बदल कर रख देता है और जानकी एक खूबसूरत बेटे को जन्म देकर कहती है, बहू, मैं इसको तुझे सौंपती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी भी दुनिया ये कहे कि अपना बच्चा पैदा होने के बाद मैंने सिद्धार्थ से मुंह मोड़ लिया। माँ जी, इतना तो बता दीजिए कि इनसे देवर का रिश्ता निभाऊं या बेटे का? ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इसी के साथ प्रेग्नेंट सास की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। जादुई प्रेग्नेंट बहू। एक गांव में भानु नाम का आदमी अपनी बीवी और मां लीला के साथ रहता था। भानु बहुत ही गरीब था। गांव में ही मेहनत मजदूरी करके उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब भानु शाम को थक हार कर घर आता है, तब उसकी माँ लीला बोलती है, आ गया बेटा, आज तुझे खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी है माँ? कमला माँ बनने वाली है। क्या माँ, तुम सच बोल रही हो? अब हमारे घर नन्हा मेहमान आएगा। लेकिन क्या बेटा, तू एकदम से उदास क्यों हो गया? मैं जो मेहनत मजदूरी करता हूँ उससे हम दोनों का गुजारा ही इतनी मुश्किल से हो पाता है, फिर इस बच्चे का लालन पोषण कैसे करेंगे? तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। लीला भानु को समझाती है और फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भानु काम पर जाने लगता है। आज बहू को पास के अस्पताल लेकर जाना है। अस्पताल में नाम लिखवा दूंगी तो बच्चे के होने के समय में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है माँ, ले जाना। लीला कमला को अस्पताल ले जाती है। आपकी बहू बहुत कमजोर है, इसे अच्छे से खाना दो, फल सब्जियां दूध दही सब खाने को दो, तभी माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ होंगे। शाम को लीला अपने बेटे को डॉक्टर की बात बताती है। अब मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी जिससे मैं कमला के लिए अच्छा खाने के लिए ला सकूं। सोच रहा हूँ शाम को मजदूरी करके जंगल से लकड़ियां भी काट कर बेचने लगूंगा, उससे भी कुछ पैसा मिल जाएगा। और अगले दिन से भानु दिन में मजदूरी करके शाम को जंगल में लकड़ी काटने जाता। वहां उसे एक बेर और अमरूद का पेड़ मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ से बेर और अमरूद तोड़ कर ले जाता हूँ, कमला खा लेगी। फिर भानु लकड़ी काट कर बाजार में बेच आता है। ये लो कमला। अरे
आप इतना सब कुछ कहाँ से ले आए? अरे कुछ लकड़ी बेचकर लाया और ये बेर और अमरूद जंगल में एक पेड़ लगा था, वहीं से ले आया। अब तुम खाने पीने में कमी मत करना। और हाँ, बाजार में मुझे ये 3 सुंदर सुंदर गुड़िया नजर आई, मैं इन्हें ले आया। सुना है सुंदर बच्चे की मूरत सामने हो तो बच्चा भी सुंदर पैदा होता है। ऐसे ही तीनों का गुजारा चल रहा था। एक दिन अचानक सुबह बारिश हो जाती है। ओहो, आज तो ये बारिश शुरू हो गई। ऐसे में तो काम नहीं होगा, न जंगल से लकड़ी काट के ला सकता हूँ। अरे इतना क्यों परेशान होते हो? रुक जाएगी थोड़ी देर में बारिश, फिर काम पर चले जाना। उस दिन पूरे दिन बारिश होती रहती है और ऐसे ही रात हो जाती है। हे राम जी, सुबह तक बारिश बंद कर देना, वरना घर बैठे बैठे कहाँ से खाने को आएगा। और ऐसी ही चिंता में तीनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह भी बारिश बंद नहीं होती और ऐसे 5 दिन हो जाते हैं। आज तो पूरे 5 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में भी राशन खत्म हो गया है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बहू ऐसी हालत में भूखे कैसे रहेगी? हे माता रानी, आप ये कैसी परीक्षा ले रही हैं? हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया। रोती क्यों हो? ऐसी हालत में रोना अच्छी बात नहीं है। रुको, मैं अभी जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। और भानु भरी बरसात में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में बेर और अमरूद के पेड़ से कुछ फल तोड़कर लाऊंगा, उनसे कुछ तो भूख मिटेगी। भानु जंगल में बेर और अमरूद तोड़ने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां पर आ जाती है। अरे बालक, तुम इतनी बारिश में ये फल तोड़ने आए हो? हाँ माँ, मैं तो मजबूरी में फल तोड़ने आया हूँ। ये बारिश 5 दिन से बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में सब राशन खत्म हो गया है और मजदूरी बारिश की वजह से बंद है, तो पैसे भी पास में नहीं है। मेरी बीवी माँ बनने वाली है, उसी के लिए ये सब लेने आया हूँ। लेकिन माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? इस उम्र में कहीं पैर फिसल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा, मैं भी भूख मिटाने के लिए ही आई हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है जो मेरी देखभाल कर सके। अच्छा, आप रुको, मैं आपको अभी बेर तोड़ कर देता हूँ। भानु बूढ़ी औरत को बेर तोड़ कर देता है और बूढ़ी औरत वो बेर खा लेती है। अरे बेटा, तुम बहुत ही दयालु और दिल के नेक इंसान हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक देवी के रूप में बदल जाती है। अरे, तुम कौन हो? डरो मत, मैं वन देवी हूँ। मैंने तुम्हें ऐसी भारी बरसात में फल तोड़ते हुए देखा तो मुझे तुम पर दया आ गई। बस देखना चाहती थी कि तुम इंसान कैसे हो, और जितना मैंने तुमको देखा, तुम बहुत ही दयालु इंसान हो। इतनी मुश्किल में भी तुमने एक बूढ़ी औरत की मदद की। तभी वो देवी भानु को बेर देती है और बोलती है, ये बेर तुम अपनी बीवी को खिला देना। जब तक तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तब तक वो एक जादुई गर्भवती बहू बनी रहेगी। वो बेर लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी वो बेर खा लेती है। ये देवी के दिए हुए बेर है, इससे हमारा बच्चा सुंदर, स्वस्थ और अच्छा होगा, बिल्कुल इन गुड़िया की तरह। कमला गुड़िया के पास जाती है और उन्हें हाथ में लेकर और रोने लग जाती है। कभी कभी बहुत डर लगता है, अगर कुछ हो गया तो। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम कुछ कर सकेंगे। ये बोलकर कमला जैसे ही गुड़िया नीचे रखती है, उनमें से एक गुड़िया सोना देने लगती है और दूसरी हीरा और तीसरी बहुत सारे पैसे देने लगती है। माँ जी, ये देखो, यहाँ इन तीनों गुड़िया ने क्या दिया है? अरे, वो देवी माँ ने सच कहा था। अब तू मेरी जादुई गर्भवती बहू बन गई है। माँ, मैं जल्दी से ये सब देकर राशन का सामान ले आता हूँ। भानु जल्दी से राशन का सामान लेकर आता है और तीनों भर पेट खाना खाते हैं। माँ, अब से हमारे दुख के दिन गए। हाँ बेटा,
ये सब माता रानी की कृपा है। ऐसे ही एक दिन भानु दुकान पर राशन लेने जाता है तो दुकान वाला उसके पड़ोसी को पैसे ना होने के कारण डांट कर भगा देता है। अरे क्या हुआ भाई? क्या बताऊं भाई, मेरी बीवी बीमार है, ना तो उसका इलाज हो पा रहा है और ना घर में कुछ खाने को है। इसको बोला उधार दे दे तो डांट के भगा दिया। तुम घर चलो, मैं अभी आता हूँ। भानु भाग के घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी गुड़िया को हाथ में लेकर नीचे रखती है। तभी एक गुड़िया सोना, दूसरा हीरा और तीसरा पैसा देने लगती है। भानु भागकर अपने पड़ोसी के पास जाता है। ये लो भाई, कुछ पैसे और सोना, इससे तुम अपनी बीवी का इलाज करा सकते हो और अपना और अपने परिवार का पेट भी भर सकते हो। पड़ोसी भानु का बहुत धन्यवाद करता है और घर आ जाता है। माँ, मैं सोच रहा था कि ये जादू कमला के गर्भवती होने तक रहेगा, इसके बाद तो हमें कुछ करना होगा। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। ये जादू हमेशा नहीं रहेगा, इसीलिए तू बहू के जादू से कुछ काम धंधा खोल ले। क्यों ना मैं बाजार में कपड़ों की दुकान खोल लूं? यही सोचकर वो कमला को सारी बात बताता है और कमला उन जादुई गुड़ियों को जैसे ही हाथ में लेकर नीचे रखती है, उनमें से सोना, हीरा और पैसा निकलने लगता है। ये लो जी, इन सब से आप अपना काम अच्छे से शुरू कर सकते हो। और भानु उन पैसों से कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और देखते ही देखते उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और वो बहुत अमीर बन जाता है। बेटा, बहू को दर्द हो रहा है, लगता है बच्चे के आने का समय आ गया है। चलो माँ, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रुको, मुझे वो गुड़िया लाकर दो। अब इस गुड़िया का क्या करोगी? माता रानी की दुआ से सब तो हमारे पास है। दो, आप ये जल्दी से दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया ला कर दो। भानु जल्दी से गुड़िया कमला को देता है। कमला के हाथ लगते ही तीनों गुड़िया पैसा, सोना और हीरा देने लगती हैं। माँ जी, मैं चाहती हूँ ये उस हॉस्पिटल की सभी गर्भवती महिलाओं में बांट दिया जाए, जिससे वो अपनी और अपने होने वाले बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकें। अब इसके बाद तो मैं एक साधारण औरत ही बन जाऊंगी ना। मेरी बहू कितनी अच्छी है, इस हालत में भी ये दूसरों के बारे में सोच रही है। फिर कमला हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म देती है और पूरे परिवार में खुशियां छा जाती हैं।